वेलकम बैक टू एनकेएस एकेडमी। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कवर कर लिया। तो एक्चुअली गाइज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह का प्रोडक्ट हमें पढ़ना है, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं, इसलिए उसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला था। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसलिए उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला करते थे। ठीक है गाइज। अब गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, मतलब एक नंबर भी मिल सकती है और एक नंबर और उसमें डायरेक्शन भी हो सकती है। तो जब केवल स्केलर मिलती है तो उसे बोले थे स्केलर प्रोडक्ट। और गाइज अगर वेक्टर मिल रही है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो अगर रिजल्ट एक वेक्टर मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे गिवन है वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो हमने पहले वाले पार्ट को कवर कर लिया, आइए सेकंड पार्ट को कवर करते हैं और अच्छे से फील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये और काफी ज्यादा यूज भी होता है हमारे पूरे फिजिक्स में बहुत सारे जगहों पे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करें। तो गाइज सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई इसका वैल्यू क्या होता है, और वैल्यू के बाद फिर हम लोग डायरेक्शन पे बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें तो वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो अपन को सबसे पहले बात करेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। शायद ये ए केस बी केस है या 1 2 होगा तो आप देख लेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ए है और एक दूसरी वेक्टर बी है। ठीक है, अभी केवल वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के टेल को एक साथ लगाया और इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं हम लोग, और इसकी जो वैल्यू क्या मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो होगी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे स्केलर का करते हैं नॉर्मल, इनटू उन दोनों के बीच के एंगल का साइन। क्लियर गाइज? और जहां तक डॉट प्रोडक्ट की बात है गाइज, क्या होता था याद करो, जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो उसका वैल्यू होता था ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर यहां क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं कर रहे हैं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सो वो a इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो याद तो रहेगा ना, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। अब गाइस ठीक है, वो तो हम लोग कर लेंगे, लैंग्वेज भी लिख लेंगे, बट सबसे मेन चीज है कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है। मैंने बोला कि a क्रॉस बी एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो पता पड़ गया, तो अब इसकी डायरेक्शन किधर होती है ये कैसे पता करेंगे। अब गाइस अच्छे से समझिएगा, थोड़ा फील के साथ समझिएगा। देखिए गाइस, एक पेन ये दूसरा पेन है, ऐसा देख रहे हो। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, अपने हाथों को ऐसे देखो, ये देख रहे हो, इस पेन पे डाला। अगर कहीं मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो अंगूठा किधर इशारा कर रहा है? ऊपर, ऐसे। ठीक है, आप अपने इस हाथ को ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे। अभी अंगूठा को ऐसे मोड़ लिया, तो एक पोर्शन ये वाला दिख रहा है और एक पोर्शन ये। या तो हम इसको इस वाले पे रखेंगे या फिर इस वाले पे। ठीक है, वेक्टर पे जब भी रखेंगे तो या तो इस पोर्शन को रखेंगे, अपने इस वाले पोर्शन को रखेंगे, या इस वाले पोर्शन को रखेंगे। ठीक है, और अंगुली खोलेंगे गाइज, और जैसे ही अंगुली खोलेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर है। तो पहले अपने हाथों को ऐसे, कौन सा दो पोर्शन वेक्टर पे रखने लायक है? या तो ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन। ठीक है, और उसके बाद अंगुली को खोलेंगे। अब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी अच्छे से समझना। दो पेन दिख रहा है, ये व्हाइट ये येलो है। तो चलो अभी मेरे को ये ए वेक्टर मानना है, ये बी वेक्टर मानना है, ए को बी के साथ क्रॉस करनी है। तो गाइस जिसको पहले हम लेते हैं ना, ठीक है, उस पे पहले ये रखते हैं या ये रखते हैं, वो बाद में इशू है कि मैं ये रखूं कि ये रखूं, अभी पता चल जाएगा। तो गाइस फिर से पूरी चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ने जा रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में गाइस सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा। पहली बात, जब वेक्टर मिलेगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। चलिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी अपन पहले उसके बारे में बात कर लिए। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होगी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दैट्स इट, इसमें कुछ भी नहीं है, खत्म। अब बात होती है कि सर इसकी डायरेक्शन भी होगी, वो डायरेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स बता रहा हूँ, पहले सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को ये सब पता नहीं रहता है तो फिर वो गलत तरीके से जाते हैं और फिर उनको फील नहीं आ पाती है। तो मैंने अपने दाहिने हाथ को, ध्यान है बाएं हाथ को नहीं, दाहिने हाथ को, इस अंगुली को ऐसे थोड़ी देर के लिए छुपा लिया, ऐसे छुपा लिया गाइज, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को आप वॉच करेंगे, इसी दोनों पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, या तो मुझे ऐसे रखना होगा या फिर मुझे ऐसे रखना होगा। ठीक है, चलो
अब इतनी बातें क्लियर हैं? अब पहले सीखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गाइस किताबी बातें बाद में लिख लेंगे, वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये देख रहे हो ऐसे, मान लो कि मेरे को ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चेक करनी है। किसकी? ए क्रॉस बी की। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से। सबसे पहली बात कि पहली वेक्टर तो पहले जज करना है, ए जज हो गया, बी भी जज करनी है। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर ए से बी पर जाने का एक रास्ता तो ये है डायरेक्ट ऐसे चले जाएं, और एक इधर भी तो जाने का रास्ता है। ऑब्वियसली बात है, सोचो, देखो मेरे सामने एक ए ये है और बी ये है, तो हम ए से बी पर ऐसे भी जा सकते हैं या एक ऐसे भी तो जा सकते हैं। अब किधर से जाएं? है ना कमाल का चीज। तो गाइस जो छोटा एंगल होता है ना, पूरे स्पेस में जो छोटा एंगल होता है उसी तरफ जाएंगे। छोटा एंगल समझते हो ना, ये बड़ा सा एंगल और ये छोटा एंगल। तो गाइस अब तो पूरा बात क्लियर होगा कि किधर से किधर जाना है। ठीक है, तो चलो अब सोचो, अब ए से बी पे जाना है हमें। अब आपके हाथों का तो दो वे है प्लेस करने का, या तो हम इसको रख सकते हैं या फिर इसको रख सकते हैं। रख सकते हैं ना गाइस, देखो इसको रख सकते हैं, नहीं तो इसको, दो ही चीज को रख सकते हैं। लेकिन जब ऐसे रखेंगे गाइस तो ये तो आगे बढ़ने को इंडिकेट कर रहा है, ये बैक पे तो नहीं आएगा ना, ये आगे, ये वाला हमेशा आगे आगे, बस ऐसे हम लोग उल्टा ऐसे नहीं करेंगे, आगे। तो गाइस ऐसे है, तो ये आगे अगर बढ़ते हैं गाइस तो क्या मेरे को बड़े एंगल में जाना पड़ रहा है? बोलो ध्यान से देखना, क्या ऐसे करके मैं ऐसे करूं तो क्या मेरे को बड़े एंगल में जाना पड़ रहा है? हाँ, नहीं जाएंगे। तो क्या छोटे एंगल पे जाना पड़ेगा? हाँ। तो क्या करेंगे? ऐसे करने से काम चल जाएगा? नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो अच्छे से? ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे किया, अंगूठा खोल दिया, लो किधर इशारा कर रहा है? ऐसे, आपकी तरफ आई, आपकी तरफ। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर हो तो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए कई एक छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, हाथों को ऐसे लीजिए। अगर आप ये वाला पार्ट को भी डाल सकते हैं, ये वाला पार्ट भी डाल सकते हैं। कैसे डालना है ये प्रैक्टिस से क्लियर होगी। ठीक है, दूसरी बात, हमें जिस वेक्टर और जिस वेक्टर का क्रॉस करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को देखते हैं, वो अच्छे से वॉच करते हैं, फिर उस पर या तो इसको रखते हैं या इसको रखते हैं। और गाइज इसको और इसको ये आपको बाद में पता चल जाएगा, और मैंने अभी क्लियर भी किया, जो छोटा एंगल होता है मुझे उस डायरेक्शन में जाने हैं। तो इसको रखने से छोटा में जाना पड़ रहा है या इसको रखने से छोटा में जाना पड़ रहा है, ये आप डिसाइड खुद कर लेंगे। ठीक है, और उसको करने के बाद अंगूठा खोलते हैं और अंगूठा की डायरेक्शन ही उस क्रॉस की डायरेक्शन बताती है। तो अब फिर से समझते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, छोटी एंगल, चलो तो ए पे तो ये रखेंगे या ये रखेंगे? ये रख नहीं सकते क्योंकि बड़ी एंगल में जाना पड़ रहा है। ये वाला छोटा एंगल रख लिया, तो गाइस ऐसे रखा और ऐसे किया तो अंगूठा खोल दिया, यानी जस्ट परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर किधर है सर? तो इस पूरे प्लेन के गाइस, ये पूरे ये वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो? उसके परपेंडिकुलर। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब आपसे कोई बोलेगा कि बी और ए में क्रॉस कराओ, बी और ए में। अब सोचो गाइस, क्या मैं ऐसे रख सकता हूं? ऐसे रखूंगा तो मेरे को अगर बी से ए पे जाना होगा तो मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा बड़े एंगल में, वो भी नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना पड़ेगा गाइस? ऐसे रखना पड़ेगा। देखो अंगूठा खोल देता हूं, ऐसे, देख रहे हो? ऐसे मतलब इस प्लेन के जस्ट ऐसे, मतलब इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के बाहर। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम निकालते कैसे गाइज? समझ रहे हो? इस राइट हैंड से। ठीक है, अब गाइज इसको और अच्छे से वॉच करो। छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार वॉच कर लोगे तो बहुत आपको मजा आएगा। एक होता है गाइज राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, अभी सब कुछ लिखेंगे, पहले यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं। राइट हैंड स्क्रू रूल। गाइस अपने स्क्रू कभी टाइट किया है या उसको ढीला किया है? जरूर किया होगा। स्क्रू है ना ऐसे। तो गाइस अगर आपको अच्छे से पता है तो स्क्रू को जब हम ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होती है? वो अंदर जाती है। देखो ऐसे, अगर नहीं है तो स्क्रू ले लो और ऐसे कस के देखो। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कौन सा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज गाइज करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं तो स्क्रू अंदर की तरफ जाती है। सही है। और जब गाइज ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, इधर बाहर आती है, ऐसे ऐसे अंदर जाती है। देख रहे हो ना? अंदर अंदर बाहर। समझ रहे हो? सो गाइज ये स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको। हालांकि हमने बनाया है, हमने ऐसे ही किया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो गाइज हम क्या कर रहे हैं? खोल ही तो रहे हैं यार, खोल ही तो रहे हैं, ऐसे ऐसे खोल ही तो रहे हैं, खोल ही तो रहे हैं। तो खोल रहे हैं तो बाहर, कस तो रहे हैं, कस रहे हैं तो अंदर। तो ऑब्वियस बात है गाइज, वही तो है। इसी को बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। अब गाइज इसको जब तक कि प्रैक्टिकली फील नहीं करोगे तब तक मजा ही नहीं आएगा। किताबों में लिखने से क्या हो जाता है?
तो क्या पूरी चीजें फील में आ रही है गाइज? स्क्रू की हेल्प से समझिए, हमारे ट्रिक टेक्निक से समझिए, आपको जैसे भी समझना है इस चीज को ओरल समझिए, ठीक है? इसको फोटो बना करके समझने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। सो गाइज, क्या ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्लियर हो गई? हाँ। क्या उसकी डायरेक्शन भी हम क्लियर कर लिए? बिल्कुल। अब पूरी चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं लिखना। इसमें पहले तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर डायरेक्शन के बारे में। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is equal to the product of magnitude of two vectors and साइन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की बात हो रही है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये तो बहुत सिंपल है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब वेक्टर की वैल्यू के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो मैग्नीट्यूड ही बोल रही है। सो ये होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज पूरा परपेंडिकुलर to the plane containing two vectors। जो दो वेक्टर्स है और उसको कंटेन करने वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बाहर या अंदर वो तो बाद का इशू है, तो इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू या एज पर राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। और राइट हैंड स्क्रू रूल को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इसलिए हमने प्रैक्टिकली समझ लिया। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? अब राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब तो समझ में आता ही है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ है गाइज, अगर क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये अंदर जाने का इशारा है या बाहर? तो गाइज अगर कोई क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो अंदर। और गाइज अंदर और बाहर हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे तो 2D का प्लेन है, अंदर बाहर हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो गाइज कुछ चीज़ें समझते हैं, आगे चल के आपको हेल्प करेगा ये, और ये लाइफ टाइम चीज़ों को याद रखेंगे। अगर इनसाइड हो तो गाइज उसे हम लोग क्रॉस डिनोट करते हैं। क्रॉस, भाई क्रॉस अगर लिखा रहे इसका मतलब समथिंग इज गोइंग इनवर्ड, यानी इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन गोइंग इनवर्ड, राइट ना? और गाइज अगर आउटसाइड कोई आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, तो उसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। सो क्रॉस और डॉट ऐसा समझते हैं, और कंफ्यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, ठीक है गाइज, उसका मीनिंग अलग है। तो गाइज अगर मैंने कहीं यहाँ पे अगर क्रॉस कर लिया ऐसे, इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे समथिंग इज जस्ट इनसाइड। तो अगर स्क्रू ऐसे घूम रही है, अगर ऐसे घूम रही है तो वो अंदर की तरफ जाएगी। ये डायरेक्शन है किसकी? स्क्रू के मूवमेंट की, ठीक है? ये मूवमेंट ऑफ स्क्रू, बहुत ही सिंपल चीज है। अच्छा, ये तो पहली केस है। दूसरी केस ये है, अगर कोई स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो बाहर की तरफ आएगी, मीन्स डॉट। सो दिस इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ स्क्रू। तो होपफुली चीज़ों को आप समझ रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब गाइज समझते हैं इसमें कि कैसे हम डायरेक्शन जज करेंगे। आइए एक दो एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा आपको फील आएगी। ये तो आपको पता हो ही गया। गाइज अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, 2D प्लेन में ही समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो क्या इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर? बोलोगे हाँ, बस एक प्लेन बना लेता हूं फील कराने के लिए। प्लेन है और इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर। अब कागज पे तो ऐसे मेरे पास परपेंडिकुलर बनाने का कोई उपाय नहीं है, तो मैं जस्ट ऊपर बना रहा हूं और आपको फील करवा रहा हूं कि जस्ट ये पर परपेंडिकुलर है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। सो दिस इज ए क्रॉस बी। लेकिन गाइज अगर मैं बोलूं कि नहीं, हमें तो ऐसे है, ऐसे है, जस्ट ऐसे, ये सिचुएशन है गाइज। ए क्रॉस बी जस्ट ऊपर। अगर B क्रॉस A करूँ गाइस तो वो जस्ट किधर होगी? नीचे। B इस पे ऐसे ही डालेंगे क्योंकि छोटा एंगल पे जाना है ना हमें, तो अंदर की तरफ। तो साफ क्लियर है गाइस कि इस साइड में हो जाएगी B क्रॉस A। यानी अगर आपसे कोई पूछे
कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम कभी हो सकता है? कभी नहीं सेम हो सकता गाइस। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपर डायरेक्शन है और इसकी नीचे डायरेक्शन है, वो कभी सेम हो ही नहीं सकता। हाँ, दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी ना, बात तो वही है, क्योंकि बी क्रॉस ए करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का साइन, तो बात तो वही आएगी, लेकिन डायरेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? और ये कौन सा प्लेन है गाइज? सो दिस इज द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पहले इस चीज को फील कीजिए, एकदम हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं गाइज। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी है, और परपेंडिकुलर ऊपर होगी या नीचे होगी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए कर रहे हैं। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं ऐसे तो ऊपर, और बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो नीचे। क्लियर है? क्या पूरी बातें क्लियर है गाइस? कहीं कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए आपको। अब गाइस एक बात और समझिए, थोड़ा सा फील कीजिए, आपको अच्छा से फील आ जाएगा, मजा आएगा फिर आपको। गाइस इतना तो आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन है। अगर गाइज मैं आपसे बोलूं कि एक्स वाई प्लेन पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक्स वाई प्लेन पर हमारे पास दो वेक्टर है, या फिर और इजी करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, एक्स ही पर एक वेक्टर ए है और वाई पर एक वेक्टर बी है। ठीक है, एक्स वाई। तो गाइज ए से मेरे को बी पे क्रॉस करना है। ठीक है, ए से बी पे क्रॉस करनी है, ए से बी, यानी एक्स वाले वेक्टर को वाई वाले वेक्टर के साथ क्रॉस करनी है। तो हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी डायरेक्शन किधर होगी। गाइस समझने की कोशिश करो, थोड़ा पहले फील करो। एक्स वाई प्लेन की चीज पे परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड एक्सिस। एक्स और वाई पर परपेंडिकुलर जेड ही होता है ना। अगर ये एक्स एक्सिस है, समझो, फील करो, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर क्या होगी? जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे होता है। जेड अंदर नहीं हो सकता है, अगर एक्स है वाई है जेड। तो गाइस जेड हम कैसे डिसाइड करते हैं वो भी समझ लो, इसी तरीके से डिसाइड करते हैं, है ना। तो एक्स वाई एंड जेड, जेड इधर होती है। तो अब मेरे को बताओ, अगर एक्स और वाई पर, चाहे एक्स वाई के प्लेन पर कहीं भी अगर दो वेक्टर हो, तो क्या उसका क्रॉस जेड में ही होगा गाइज? या तो प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो जेड ही एक्सिस है ना। समझ पा रहे हो? तो साफ क्लियर है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में रह रही है तो उसके परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में ही होगी, चाहे वो जेड के नेगेटिव में होगी या जेड के पॉजिटिव में होगी। अब गाइस यहां पे देखते हैं, अगर मेरे को बोला गया है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ए क्रॉस बी के बारे में बात करी जा रही है, और साथ साथ बी क्रॉस ए के बारे में बात करी जा रही है कि किस डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन, बस डायरेक्शन जज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। तो गाइस फिर से देखते हैं इस विजुअलाइजेशन को, एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाले को पहले कर लें और वाई वाले को ऐसे, तो डेफिनेटली प्लस जेड में होगी ना गाइस, प्लस जेड में होगी। ए तो एक्स पे, ए तो एक्स पे, तो इसका मतलब है कि इसके जो ए क्रॉस बी होगी वो पक्का इस साइड में होगी, जस्ट परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है गाइस? तो साफ क्लियर है। और जहां तक गाइस मैं बात करूं, ये किस साइड में होगी? प्लस जेड डायरेक्शन में होगी, और इधर किधर होगी? माइनस जेड में। सिमिलरली उल्टा कर दिया, वो नीचे हो जाएगा, उसको क्या बनाना। कुछ फील आ रहा है गाइज? एकदम फील करो, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट गाइज है, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का टेंशन तो नहीं लेना है यार, पहले जैसे था वैसे ही अभी है, केवल साइन के जगह, कॉस के जगह पर साइन हो गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए गाइज, इसको आप अच्छे से एक बार विजुलाइज कीजिए, और मैं अब बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शन आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको बहुत सारा फील आ जाएगा। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, एक बार फील कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज इस तरह से हमने क्या समझा कि दो वेक्टर अगर ए है बी है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाली जाए, सो ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और उनके बीच की एंगल थीटा की साइन, सही है। और जहां तक डायरेक्शन की बात है तो ए और बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब किधर होगी? ये राइट हैंड स्क्रू तय करेगा। ठीक है, तो गाइज कुछ बातें तो क्लियर हो ही गई हम लोग की कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ठीक है गाइज, तो मैं आपसे यही चीज, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं कि क्या ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होती है प्लेन
कंटेनिंग ए एंड बी, हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक चीज़ है, बिल्कुल ये होती है। अच्छा गाइज एक बात और समझाइए मुझे, आप बताएं, ठीक है, अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है, तो दरअसल इस ए वेक्टर पर भी ये वाली वेक्टर परपेंडिकुलर है। बोलोगे हाँ सर, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन के तमाम पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर है ना। इस प्लेन पर कोई भी वेक्टर मैं लिख दूं तो क्या उसके परपेंडिकुलर होगा? हाँ। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है गाइस? मैं अगर इस फर्श के परपेंडिकुलरली अगर खड़ा हूं तो इस पर कोई भी लाइन खींच दी जाए, वहां खींच दी जाए, यहां खींच दिया जाए, तो मैं कहीं ना कहीं उस लाइन के क्या हूं? परपेंडिकुलर ही हूं। वही बात यहां मैं बोल रहा हूं कि अगर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है प्लेन पे ही, तो गाइस क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगी वेक्टर ए पे? क्या इसमें तो कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज, क्या ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगी बी पे? हाँ। अच्छा, अब गाइस एक और बड़ी कमाल की चीज, एक बात और समझिए, अगर वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, तो गाइस अगर ए और बी वेक्टर को ऐड करते हैं तो कभी भी इस प्लेन के बाहर नहीं जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम जोड़ते कैसे गाइस? ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं ना, ट्रायंगल लॉ से। दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से। उसमें ये हमेशा क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, और जैसे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं वो उसी प्लेन की होती है, और तो फिर डायगोनल भी क्या होगी? उसी डायरेक्शन, उसी प्लेन पे होगी। तो ए और बी का गाइस कोई भी कॉम्बिनेशन से सम करो, ए और बी का या तो डायरेक्ट सम करो, या तुम यही कर सकते हो ना, 2a मतलब दो गुना करके फिर b के साथ ऐड करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दो गुना करने से प्लेन थोड़े ना बदल जाता है, उसी प्लेन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो सम भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लेन तो वही रखेगी। तो इतना कमाल का चीज से आप सीख रहे हो कि गाइस अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, तो ए और बी का मैं सम करूं, ए को 2 से गुना कर लूं, फिर बी के साथ सम करूं, ए को 3 से गुना कर लूं, फिर बी के साथ सम कर लूं, बी को 3 से गुना कर लूं, ए के साथ सम कर लूं, ए और बी को घटा लूं, यानी एनी कॉम्बिनेशन ए और बी का उसी प्लेन पर एग्जिस्ट करता है। ये ऑब्वियस सी बात है, और इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए। आप तो मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बोल सकता हूं कि ये ए प्लस बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है? बोलोगे हाँ सर, ये तो ऑब्वियस ही बात है। जब ए और बी का कंटेन करने वाला प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर है। अच्छा गाइस, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? बोलोगे हाँ सर, बात तो वही है, ए प्लस बी को जोड़ो या ए प्लस 2b को। तो गाइस क्या मेरी कुछ कुछ बातें क्लियर समझ में आ रही है? मुझे लगता है कुछ कुछ नहीं, पूरी बातें क्लियर समझ में आ रही है। गाइस मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं ताकि आपको पूरी फील आए कि ए क्रॉस बी होता किधर है, कितना बड़ा होगा यार, ये कोई इशू है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, वो कौन इशू है, लेकिन किधर होगा ये तो हमें काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। गाइस ये झंझट क्यों पड़ रहा है इसमें? क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन हमें जानना पड़ेगा, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो गाइस इतनी बातें तो क्लियर है गाइस। अब गाइस मैं कुछ और चीज आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, और आपको थोड़ी देर के लिए तो लगेगा ये टफ चीज है, बट बहुत ही आसानी से आप आंसर करोगे। चलो मैं अभी जो कंसेप्ट में डील करने वाला हूं गाइस, एक सवाल से करता हूं, आपको बहुत फील आएगी, ठीक है? आप कुछ सवाल को टिक करो। मैं कई एक ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बोलना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहली ऑप्शन है ये, दूसरी ऑप्शन भी है, तीसरी ऑप्शन है ये, और ये चौथी ऑप्शन है। इसमें से कोई एक भी सही हो सकता है, कोई दो भी सही हो सकता है, कोई तीन भी, चारों भी हो सकते हैं। तो चलिए आपको इस पर टिक करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है? ऐसे मैं कुछ और ऑप्शन भी लगा देता हूं आपके नॉलेज के लिए, थोड़ा फील लाने के लिए, और कुछ नहीं है गाइस।
ये सब कुछ ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, थोड़ा सोचिए। गाइस ये जो चीजें मैं बताया उससे तो आपको पूरी चीजें फील आ गई ना कि कौन किस पे परपेंडिकुलर होता है। आपने यही सीखा ना गाइस कि ए और बी पे चूंकि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होती है, या तो ऊपर होती है या नीचे होती है, वो तय करेगा कि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं कि बी क्रॉस से निकाल रहे हैं, वो अलग इशू है, लेकिन परपेंडिकुलर होती है। पहली बात तो ये। और ए और बी के कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर बना सकते हो, जोड़ने के बाद घटाने के बाद गाइस जितने भी वेक्टर्स बना सकते हो वो सारा का सारा इसी प्लेन पे रहता है, ये भी कंफर्म है। मतलब ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले तमाम वेक्टर्स इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ए और बी से बनने वाले तमाम वेक्टर इसी प्लेन पे होंगे गाइज, तो फिर उस पे भी ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, चाहे बी क्रॉस ए क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है गाइज? तो चलिए अब मेरे को एक चीज बताइए, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट कब लगता है? क्या एक नंबर और एक क्या वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट लग सकता है? नहीं, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के लिए लागू होता है, तो दोनों चीजें वेक्टर्स होनी चाहिए। तो ए एक वेक्टर है, अच्छा, और ए क्रॉस बी क्या कोई एक वेक्टर है गाइज? बोलोगे हाँ सर, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। सो एक वेक्टर और दूसरी वेक्टर, कोई डाउट तो नहीं है? सो गाइज ए वेक्टर और बी वेक्टर का ए वेक्टर और दूसरी वेक्टर सम ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट जीरो बोला गया है। क्या बोला गया? जीरो। अब आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो, ऐसा हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी, हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको तो ब्रैकेट लगाना चाहिए था। तो गाइज बिना ब्रैकेट लगाए हुए भी ये सही है, कोई जरूरी नहीं कि यहां पे ब्रैकेट लगाया जाए। मैंने कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगाया क्रॉस जहां पे लिखा है। अब क्यों नहीं किया है वो भी समझो गाइज। अगर किसी ने थोड़ा अकल लगा दिया, वो सोचा कि नहीं सर मैं तो ए डॉट ए पहले करूंगा, कर लो, तो जैसे ही तुम ए डॉट ए करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा गाइज? अरे ए डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट नंबर मिलेगा, और नंबर के साथ तू बी वेक्टर का क्रॉस कर रहा है गाइज, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर में होता है ना, तो ये एक नंबर मिल जाएगा। नंबर का क्रॉस किसी वेक्टर के साथ करना, ये तो अपने आप में एब्सर्ड चीज है, यानी ऐसा हम कर नहीं सकते। जब ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा गाइज? पहले डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, तो फिर पहले क्रॉस, तो फिर मतलब पहले ही डॉट लगा के काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? फिर पहले क्रॉस करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस। तो जैसे ही ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर मिल जाएगी, और वेक्टर का फिर दूसरे वेक्टर के साथ डॉट। इसलिए गाइस ये वेल अंडरस्टूड है, मतलब हम लोग जानबूझ करके नहीं लिखे हैं ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट लिख भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी चीजें वही होती, लेकिन क्यों लिखे? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है गाइस? हाँ, तो ये तो हो गई भाई ऐसा लिखा क्यों। अब बात करते हैं कि ऑप्शन क्या सही है गलत है। गाइस आपने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है अगर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री। और ये थीटा किसके किसके बीच है? थीटा इस ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। बोलोगे हाँ सर, अभी तो ये सब पढ़ाया आपने, परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो जीरो होगा ही होगा। समझ रहे हो? ए और बी के कॉम्बिनेशन से कोई भी वेक्टर बनेगा तो क्या वो ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर होगा? हाँ, अभी तो सिखाया ये भी जीरो। ए और बी के कॉम्बिनेशन से गाइज ये भी जीरो, ए और बी के कॉम्बिनेशन से ये भी जीरो। ए वेक्टर बी क्रॉस ए का डॉट है, हाँ, ए वेक्टर भी परपेंडिकुलर होती है बी क्रॉस ए पर। ए वेक्टर भी ए बी क्रॉस ए नीचे है ना, प्लेन के नीचे, तो ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पे भी परपेंडिकुलर। सो गाइज ये वाली वेक्टर इस वाले वेक्टर पर तो परपेंडिकुलर होती ही है, तो दोनों का डॉट जीरो होगा ही। बात वही है फिर भी। समझ पा रहे हो गाइज? तो ऐसे सवाल देख करके थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको इतना नहीं समझाता और डायरेक्ट देता तो आपका दिमाग उड़ जाता कि मैंने क्या लिख रखा है, ये अजीबोगरीब चीज लिख रखा है। देखिए ये कुछ खास चीज नहीं है गाइज, बहुत ही सिंपल चीज है, बस बेसिक डेफिनेशन से इन सब चीजों को बना रहे हैं। और वो बेसिक चीज क्या है? जस्ट डायरेक्शंस फाइंड आउट करके। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? सो होपफुली मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। अब गाइज आते हैं एक दो चीज और समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ईजी चीज है, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस देता हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
चली गई। इसमें करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। अब आप इसमें चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़ा सा अकल लगाइए और कोशिश कीजिए बनाने का, ज़्यादा हार्ड नहीं है। गाइस आई जे के बारे में तो आइडिया है ही आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस यानी के। गाइस आई वाली इस साइड में होती है, जे वाली इस साइड में होती है और के वाली इस साइड में होती है। अच्छे से बात कीजिए। अब गाइस मैं आई क्रॉस जे करूंगा, तो गाइस अब अच्छे से बात कीजिए कि आई, देखिए गाइस अच्छे से देखिएगा, आई और जे, खूब अच्छे से, आई और जे का क्रॉस करेंगे तो किधर मिलेगा? ऊपर मिलेगा। आई और जे का क्रॉस करेंगे तो किधर मिलेगा? के ही में मिलेगा ना गाइज, या तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो फिलहाल तो अगर आई और ये जे है, आई और जे है, तो क्रॉस करके देखो ध्यान से, फिर से देखो, आई जे छोटा वाला एंगल जाएंगे, ऐसे चले गए ऊपर, तो आई जे के तो ऐसे ही होता है ना, तो आई जे के यानी के में ही तो होगा। तो अरे वाह, मतलब आई और जे वेक्टर और के वेक्टर 90 डिग्री पे है क्या? नो गाइस, 90 डिग्री पे नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आई और जे का क्रॉस तो ये हो जाएगा, आई और जे का तो क्रॉस ये हो जाएगा, और के तो इसी के, यानी ये दोनों भाई क्या है? एक ही डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? अरे कैसे होगा? क्या उनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है? तो गाइस ये ऑप्शन तो सभी सही हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब चलो बी ऑप्शन, आई और के का जे के साथ। गाइस आई और के करेंगे, ध्यान से देखो, आई और के करेंगे तो किसके परपेंडिकुलर होगा? फिर इस वाले प्लेन के आई और के का जो क्रॉस होगा गाइज, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब जे के अलोंग हो जाएगा। किसके अलोंग हो जाएगा? या तो जे के अलोंग होगा या जे के अपोजिट होगा। यानी आई और जे का जब क्रॉस करेंगे तो इस प्लेन में तो कम से कम नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, और कहीं ना कहीं एक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है जे। समझ पा रहे हो? तो साफ क्लियर है कि आई और के करूं तो कहीं ना कहीं ये जे के या तो डायरेक्शन में होगा या जे के एंटी डायरेक्शन में होगा। इसको भी जज कर सकते हैं गाइज। आइए देखते हैं, आई जे के, समझ लो, आई जे के। तो अब फील करो, क्योंकि ये 3D की चीज है, एक बार गाइज फील आ गई तो बहुत मजा आ जाएगा। मैं एक और पेन ले लेता हूं आपको जस्ट समझाने के लिए। देखिए, दिख रहा है? ऐसे देखिए, तो साइड से मैं दिखा रहा हूं, आई जे के, सही है। मेरे को चेक करना है आई क्रॉस के चेक करना है। आई ध्यान रखेंगे, आई जे के, आई क्रॉस के। अच्छा, अपन को इधर जाना है, छोटे एंगल पे जाना है, क्योंकि आई और के, तो आई के ऐसे, देख रहे हो? ऐसे नीचे जाएंगे ना। कहीं मैंने पहले भी बताया कि इस दोनों को, इसको ये रखो, नहीं तो फिर इसको रखो। तो अब मैं इसको कैसे रख सकता हूँ? इसको रखूंगा तो मेरे को ऐसे भागना पड़ेगा, बड़ा एंगल में जाना पड़ेगा। बड़ा एंगल अलाउड नहीं होता ना, सही है? देखो गया ना, इस वाले पार्ट को रख रहे हैं, अंगुली खोलते हैं नीचे, यानी नीचे का मतलब आई जे नीचे गई, तो जे के जस्ट अपोजिट। तो ये जो मेरा जो आई और के है ना, वो जस्ट नीचे और जे ऊपर। तो इस दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है कि 180 डिग्री एंगल है? अरे 180 डिग्री एंगल है। तो 180 डिग्री एंगल है तो क्या इनका डॉट कभी जीरो हो सकता है? जे और के आई, आ जाओ, जे के आई जे के। अच्छा, जे के ऐसे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखो, जे के आ जाएगा, सही है ना गाइज? या तो इसको डालेंगे या इसको तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इसको डालेंगे गाइज, देखो इसको डालेंगे तो मेरे ये वाला एंगल पार करना पड़ेगा, इतना बड़ा एंगल, देखो इतना बड़ा एंगल, वो नहीं कर सकते दिस आई के डायरेक्शन में। तो जे और के आई के डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो? जे क्या हो जाएगा? देखो, क्या इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है? क्या यहाँ पे थीटा 0 डिग्री एंगल है? क्या यहाँ पे थीटा 180 डिग्री एंगल है विजुअलाइजेशन से? क्या यहाँ का थीटा भी 0 डिग्री एंगल है? तो क्या ये भी 0 कभी हो सकता है? अब गाइज अच्छे से बात करो, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, आपको बेवकूफ़ बनाया। देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है गाइज? प्लस है, आई प्लस 2j डॉट के। अच्छा, इसमें कहीं क्रॉस वर्ड नहीं आया है, कोई बात नहीं। सो लेट्स डिस्कस, देखते हैं गाइस। आई जे के, आई और जे का कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो गाइस इसी प्लेन में ना आएगा, परपेंडिकुलर तो नहीं आ जाएगा ना, प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। आई और जे का कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसी प्लेन में रहेगा ना, और के तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ही होता है,
के तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो आई और जे का कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो गाइज इसी प्लेन में रहेगा, तो फिर उस पर परपेंडिकुलर के तो हमेशा रहेगा। अच्छा, यानी ये वाला और ये वाला के बीच एंगल कितना है? ऑब्वियसली 90 डिग्री, और तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 गाइज, ये वाला सही आंसर होगा। क्या मेरी बातें क्लियरली समझ में आ रही है गाइज? तो इसमें केवल डिसाइड करना है 3D चीज़ों को। अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर लिए ना गाइज तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? तो हालांकि आप कंफ्यूज मत होना, ये सब कुछ आप दोबारा पढ़ोगे, अभी मैं पूरे डिटेल के साथ चर्चा कर रहा हूँ। अभी तो मैंने गाइज कुछ किया ही नहीं है, बस नॉर्मल डेफिनेशन करी है और उसके बेसिस पर डायरेक्शन सिखाया है, और फिर हम लोग कुछ सवालों को डील करे जा रहे हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो चलिए गाइज, पहले आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए और फिर से वापस लौटते हैं जहां से डेफिनेशन स्टार्ट किया था, और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को और पढ़ते हैं, और फिर धीरे 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 आगे प्रोसीड करते चलेंगे। बहुत कुछ खास नहीं है गाइज इसमें, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है? कॉपी कीजिए पहले। तो चलिए गाइज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जहां से स्टार्ट कर रखा था गाइज, उसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक वेक्टर ए बी वेक्टर एन एंगल थीटा, और गाइज ए क्रॉस बी करूं तो इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ए क्रॉस बी, ये तो पता पड़ गई। अब कितनी बड़ी होगी ये भी आपको पता पड़ गया, कितनी बड़ी होगी वो भी आपको पता पड़ गया, डिटेल में पता पड़ गया। चलिए, तो आपको ये पता पड़ गया कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन गाइज अभी भी ये है कि अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज ए क्रॉस बी, मैं आपसे ए क्रॉस बी पूछूंगा तो जवाब ये तो नहीं दोगे ना। मैं आपसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तभी तो जवाब दे दोगे। मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज ए क्रॉस बी, तब क्या जवाब होगा? तब बोलोगे सर तो बड़ा मुश्किल होगा जवाब देना, क्योंकि कोई भी वेक्टर को आप जब लिखते हो तो इसमें मैग्नीट्यूड भी दिखनी चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी दिखनी चाहिए। ये वाला तो सही है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, चलो इसमें डायरेक्शन देने का कोई मतलब ही नहीं है, बट अगर ऐसे ए क्रॉस बी लिख दिया तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, दिस इज जेन्युइन अ वेक्टर, सो वी हैव टू मेंशन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो कैसे जज करें कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, और उसको हम लिखे कैसे? जज तो कर लिया किधर होगा, बट वो लिखे कैसे? तो गाइस इसको लिखने का तरीका यूनिट वेक्टर से है। कैसे? दुनिया के किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है गाइस? कैसे लिखते हो? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर मान लीजिए एन कैप। अब यहां पे मेंशन कर देता हूं कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर along ए क्रॉस बी, ऐसा बोल सकते हो ना? तब तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर उस बेसिस पर हम इसको आगे बढ़ाए तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। तो जनरली गाइज इसी तरह से ए क्रॉस बी को आप लिखे हुए देखेंगे। बच्चे लोग थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं, सर ए क्रॉस बी आपने बताया, ए बी साइन थीटा, यहाँ एन कैप पता नहीं क्या लिख देता है। तो गाइज मैंने ए क्रॉस बी नहीं बताया आपको, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बताया, ए बी साइन थीटा। सो व्हेनेवर you have to write a cross b then you should mention n cap, करना ही पड़ेगा गाइज। अगर नहीं मेंशन करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर आप वेक्टर दे रखे हो और इधर एक स्केलर दे दोगे तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो ये n कैप डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। सो नथिंग वरी अबाउट इट। क्या मेरी बातें क्लियर है? बहुत ही आसान बात है। तो गाइज इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये n कैप वेक्टर किधर हो रही है? ये वेक्टर हो रही है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है एन कैप भैया। एन कैप भैया साहब वो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है ना। तो कहीं ना कहीं एन कैप, कहीं ना कहीं एन कैप भी परपेंडिकुलर है। तो हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, या ऐसा कहते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बातें क्लियर है गाइज? तो हर कुछ आपको पूरी फील आनी चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, ठीक है? वो चीज पूरी फील आनी चाहिए गाइज। सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट ए क्रॉस बी देन यू मस्ट इंडिकेट एन कैप। क्लियर है गाइज? अगर आपने नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? अब
इसके बेसिस पर गाइज ना हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। और गाइज वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब गाइज आज के लेक्चर्स में बताना सही नहीं होगा। जस्ट कमिंग वीडियो सेशंस में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। एक्चुअली पीछे की हर बात मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिकैप कराऊंगा और फिर आगे बढ़ के और फिर छोटे छोटे कंसेप्ट्स देते हुए आगे बढ़ेंगे गाइज। ये थोड़ी सा ना बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, टफ होता नहीं है गाइज, वो थोड़ा सा 3D का जो फील होता है ना, ये नहीं होता है बच्चों में, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। सब कुछ हम लोग सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और तभी तो दिमाग बढ़ेगा। अब हर कुछ पहले से माइंड में प्री इंस्टॉल तो नहीं है गाइज, तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो होपफुली गाइज आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कंटेंट वाइज ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं, बस डेफिनेशन को ही क्लियर करने की कोशिश करी है, उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। होपफुली आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे गाइज और धीरे धीरे आपको फील आने लगेगी। सो गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।